लिए। और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार भी आ चुकी है। एनएचआरसी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने बड़ा खुलासा किया है और उसके साथ ही साथ एक बड़ा हंगामा, राजनीतिक हंगामा पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम का बड़ा खुलासा हुआ है। जो रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी उस पर फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। इस टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सवाल खड़े किए हैं। बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची तो पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी और बम फेंकने जैसी घटनाओं की वजह से हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दुकानों से लेकर कई सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, रामनवमी हिंसा में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और इस हिंसा का बड़ा असर हुआ था। और उसके बाद इसकी जांच के लिए एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। वहीं सुकांता मजूमदार ने ट्वीट के जरिए 3 आदिवासी महिलाओं को जमीन पर लेटकर दंडवत परिक्रमा करते हुए वीडियो साझा की है। मजूमदार का आरोप है कि आदिवासी महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने उनकी वापसी सुनिश्चित की, उनको टीएमसी में वापस कराया और टीएमसी में वापसी के साथ ही दंड स्वरूप इन आदिवासी महिलाओं की ये दुर्गति की गई। तो सवाल इस बात पर भी उठाए गए कि क्या जब हम आदिवासी समाज के सुरक्षा की बात करते हैं, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब आदिवासी गौरव की बात करते हैं और इस तरह के जब दृश्य हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर मन दुखी होता है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ राजनीति के नहीं खड़े होते बल्कि सामाजिक भी खड़े होते हैं कि इस देश में जहां पर एक आदिवासी राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, वहां पर 3 महिलाओं को दंडवत उनसे एक मंदिर की परिक्रमा कराना यह कितना उचित है और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सरकार और खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार क्या स्वयं इस पर संज्ञान लेगी? फिलहाल पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के चीफ रहे हैं, उनका कहना है कि हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। ये तो पूरा मालूम हो जाएगा। सेकंड क्या है, the Honorable High Court has directed deployment of the central forces at some places, sensitive places during Hanuman Jayanti celebrations. ये एक भी नहीं हुआ, उनको हिम्मत नहीं हुआ कि एक पत्थर फेंकें। क्या बात है, डिफरेंस क्या था? That only shows that the local police establishment is hand in glove with rioters and rioters are getting encouraged. We are not speaking about the religion also. Whoever is a rioter, he is getting encouragement from the police that if you do this, we have got protection and we can do anything, whatever they want. This is not good for democracy and we strongly condemn this. We have already prepared a report. We are going to submit to the National Human Rights Commission. Yesterday also, we gave an indication on that there may be an element of national security in this. Though it may appear to be a local thing, but the way it is occurring, with the pattern, the repetition, the method, and the involvement of various agencies needs to be investigated by the NIA. Otherwise, it cannot go on like this. और फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक महिला सदस्य का कहना है कि क्या बंगाल सरकार जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती? आप हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं तो हम चल के चले जाएंगे। कर्फ्यू तो नहीं है ना, कहीं बंगाल में कर्फ्यू तो नहीं है। हमने कहा हम चले जाएंगे एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ बीइंग अ अनलॉफुल असेंबली, वी हैव नो इंटेंशन ऑफ वायोलेटिंग द लॉ। वी विल गो इन ग्रुप्स ऑफ 2s and 3s. I started walking alone. I have no problem. I have come for a purpose and I must do that. I must fulfill my responsibility. आज तो यही रोक दिया गया है और हमें दुख की बात है। देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को। क्या बंगाल सरकार अपनी पब्लिक
के बारे में कुछ नहीं सोचती। हम जरूर बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं कि और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार अशोक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपने इस पूरी खबर को फॉलो किया है, आपने अभी साउंड बाइट्स सुनी कि किस तरह से एल नरसिम्हन जो जस्टिस रहे हैं और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चीफ हैं, उनका जो बयान है, इस अभी आपने जो उनकी महिला सदस्य थी इस टीम की, उनका भी बयान सुना कि पुलिस जिसको एस्कॉर्ट देना चाहिए, जिसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इस टीम को, वो उल्टा और इस टीम को रोक रही है। किस तरह से आप समझते हैं कि कितना बड़ा ब्लॉट, कितना बड़ा धक्का, ये धब्बा बल्कि कहा जाए, ये ममता बनर्जी सरकार के लिए ये साबित हो सकता है? किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए निखिल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो अपने आप में जो है मैं कह सकता हूं कि बेहद शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देखिए कि ये पहला मौका नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पर जाती है और उसको जो है पीड़ित लोगों से मिलने से रोक दिया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक जो है बात क्या हो सकती है? मैं आपको बताऊं, ये जो आप नरसिम्हन जी की बात कर रहे हैं, जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो पटना जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और उनके आप शब्द सुनिए, उन्होंने कहा है, नरसिम्हन जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का भगवान ही मालिक है। ये शब्द उन्होंने कही है। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। मैं उनके दो तीन जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की वो आपको बताता हूं। एक तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर जिस तरह से हुगली और हावड़ा में जो हिंसा हुई, उसके बाद रिसड़ा में हिंसा हुई, वहां पर ट्रेन पर पथराव फेंके गए। और उन्होंने सबसे पहली बात यह कही, उन्होंने कहा कि जो उनकी पूरी टीम थी, उनकी टीम पीड़ितों से मिलने जा रही थी, उनकी टीम को पुलिस ने रोक दिया। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसने कहा कि पश्चिम बंगाल में दरअसल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो समाज में डिवीजन कर रही हैं। यह कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जो लोग रामनवमी मना रहे थे उनको तुम और बाकी लोगों को हम कर दिया मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा समाज को बांट दिया, तुम और हम। बोले इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है बांट रही है। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे कि पुलिस जो है वहां पर जब इस तरह की पथराव हो रहा था तो पुलिस वहां पर डिप्लॉय थी उसके पहले, लेकिन जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो उसके बाद पुलिस वहां से हट जाती है, घटनास्थल से हट जाती है, पुलिस इनएक्टिव हो जाती है, पुलिस पीड़ित लोगों को जो है इंसाफ नहीं देती, उनको बचाव का काम नहीं करती। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वही होता है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुआ था कि जिन लोगों ने शिकायत की थी, उल्टे पुलिस जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन कर ले लेती है। ऐसा एक बार फिर हुआ। मैं आपको यह बता दूं, देखिए, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब जीती थी उसके बाद से सिलसिला लगातार जारी, और ये तीसरी बड़ी घटना है। आप सुनिए कि सोचिए कि जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव जीती थी ममता बनर्जी, उसके बाद जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम गई थी तो उस टीम पर भी हमला हुआ था। उस टीम पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, मानव अधिकार आयोग की टीम पर हमला किया था, उनको लोगों से मिलने नहीं दिया था। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में जो बाल विवाह हो रहे हैं, बच्चियों के जब विवाह हो रहे हैं, उनको लेकर के जब यहां से राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो, जब वो वहां जाते हैं तो पुलिस ने, उनका आरोप है, प्रियंक कानूनगो का बाकायदा ट्वीट है, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया कि वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पुलिस जो है कमरा बंद करके वहां पे पश्चिम बंगाल में मार रही है। उनका कमरा उनको में बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर पुलिस हाथ उठाती है कि आप कैसे मांग सकते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत गरीबों को आवास मिलते हैं, उस आवास में पश्चिम बंगाल में बड़े भयंकर गड़बड़ी हो रही है। 2 साल से मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा यह चिट्ठी लिखी थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो लोग हैं जिनके बड़े बड़े बंगले हैं उनको आवास दे दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिल रहा। 2 साल से वो चिट्ठी पेंडिंग पड़ी है। उस चिट्ठी के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 500 से ज्यादा कंप्लेंट हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि राज्य की कानून व्यवस्था की सिचुएशन क्या है कि वहां पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाए, एक बात और ऐड करना चाहिए। एक इशू सुकांता मजूमदार ने उठाया और एक ट्वीट किया है। 3 महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं और वो दंडवत करके एक परिक्रमा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया था और टीएमसी के जो दबंग कार्यकर्ता है उन्होंने ऐसा करने पर मजबूर किया है। यह कितना दुखदाई है और क्या, किस तरह से इसको व्यक्त करेंगे आप?
देखिए निखिल, ये जो है मॉडस ऑपरेंडी है टीएमसी की। इसके पहले भी आप अगर देखेंगे तो इसके पहले भी कई महिलाओं ने जब चुनाव हुए थे, चुनाव के समय जब विधानसभा के चुनाव थे, कई जो लोग थे, कई गांवों में लोग जो है जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जैसे चुनाव नतीजे आए टीएमसी के गुंडों ने उनको घेर लिया और उसके बाद जो है ऐसे वीडियो आए थे, महिलाओं को बाकायदा सरेआम गांव में अपने बाल मुंडवाने पड़े। उन्होंने अपने बाल मुंडवाए और उन्होंने कान पकड़ करके उठक बैठक महिलाओं से लगवाई गई कि वो दोबारा जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे, टीएमसी में ही रहेंगे। और उसके बाद जो अब ये वीडियो आया इन महिलाओं को जो है दंडवत करके, तो ये मॉडस ऑपरेंडी है उनकी। इस तरह से वो दबंगई रखते हैं, इस तरह से वो लगातार लोगों को डराते हैं कि देखिए टीएमसी छोड़ी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और यही वजह है कि वो लगातार सत्ता में जो है चुनाव जीतती है। ये बड़ा कारण है। जी 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 जी, चलिए बहुत शुक्रिया। देश देख रहा है इसको, उम्मीद है कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर हमारी राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस में जो एक अंदरूनी बगावत की सुगबुगाहट है, उसको लीड सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट की है फिर से क्या बगावत। पूर्व